हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में हम इसरो फार्मासिस्ट 2021 के क्वेश्चन देखेंगे, साथ में हम उनका डिटेल से सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए जो आज की क्लास है उसको शुरू कर लेते हैं। वीडियो को आप लाइक जरूर से कर दें, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखें जिससे कि आने वाली सभी अपडेट्स आपको तुरंत देखने को मिल सके। उससे पहले अगर आप एक सरकारी फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती रहती है उसकी तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड करके एम्स का जो बैच चल रहा है, एम्स फार्मासिस्ट का जो बैच चल रहा है, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और 1 अक्टूबर 2023 से पहले अगर आप यहाँ पर एनरोल करते हैं तो पूरे 1 साल के लिए जो ये कोर्स है वो आपको मात्र 300 रुपये में जो है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब देखिए इस कोर्स में आपको इतना सारा कंटेंट मिलेगा, एक बार आपको ज्वाइन होने के बाद ही जो है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि इतने कम प्राइस में जो है इतना सारा कंटेंट आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखने को नहीं मिलेगा पूरे 1 साल तक के लिए। तो लाइव और रिकॉर्डेड क्लास हो गया, रेगुलर जो है वो यहाँ पर लाइव क्लास भी चलती रहती है जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर के गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, साथ में हम थ्योरी क्लासेस को भी जो है वो हम कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके साथ में आपको एमसीक्यू टेस्ट सीरीज देखने को मिल जाएगा जिसमें कि सभी एमसीक्यू गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में उनका आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। साथ में आपको यहाँ पर पिछले वर्षों में जो भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आए हैं वो आपको पीडीएफ के रूप में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। साथ में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा जो भी क्लासेस चलती हैं, और आपको नई 1 साल तक रेगुलर जो है वो आपको नई टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोर्स में फटाफट से जो है वो एनरोल कर लेना है 1 अक्टूबर 2023 से पहले, और आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, चलिए जो पहला क्वेश्चन पूछा गया इसको हम देख लेते हैं। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यूपी एनएचएम एग्जाम में भी जो है ये क्वेश्चन पूछा गया कि सुक्रोज की तुलना में जो आपका सैकरीन होता है वो कितने गुना अधिक मीठा होता है। ठीक है, तो जो आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन फार्मास्यूटिक्स से है, ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिक्स से है, और ये चीज़ आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी का जो आपका फार्मास्यूटिक्स है उसमें आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। आपका स्वीटनिंग एजेंट होता है और ये आपको बी फॉर्म में जो है ये दिया गया। ठीक है, तो देखिए फार्मेसी पॉइंट ऐप पे जो भी यहाँ पे तैयारी कराई जाती है इसमें आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी का भी आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा, साथ में आपका बी फॉर्म का भी जो है वो आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा, ताकि जो भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको एग्जाम में सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या देखेंगे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इस टेबल को आपको याद करना पड़ेगा। टेबल को याद करने के लिए क्या है कि आप यहाँ पर ट्रिक बना सकते हैं, A जो आपके यहाँ पर एस्पार्टेम होता है ये आपका 200 गुना मीठा होता है, सैकरीन आपका 500 गुना मीठा होता है, सुक्रालोज आपका 600 गुना मीठा होता है, और जो आपका एलिटेम आपका 2000 गुना जो है ये यहाँ पर मीठा होता है, स्वीट होता है एज कंपेयर टू सुक्रोज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आपको पता चल गया होगा, 500 गुना यानी कि 500 टाइम्स जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ में हम यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट जो है उसको हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज हमारा एक डाइसेकेराइड है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कहाँ से, बायोकेमिस्ट्री से। इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें C12H22O11। ठीक है, C12H22O11 जो है इसका यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, गर्लफ्रेंड मिलती है, यानी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलता है। ठीक है, तो हमने 3 कॉन्सेप्ट जो है वो हमने यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री का भी जो है वो हमने यहीं पर लगे हाथ हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है वो आप यहाँ पर याद करेंगे। साथ में देखिए अगर आप गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो नोट्स भी जो है वो आप जरूर से बनाया करें। ठीक है, चलिए तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि इंसुलिन के 40 यूनिट प्राप्त करने के लिए U100 इंसुलिन के कितने मिलीलीटर का उपयोग किया जाना चाहिए। हाउ मेनी मिलीलीटर्स ऑफ U100 इंसुलिन शुड बी यूज्ड टू ऑब्टेन 14 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन। ठीक है, ऑप्शन दिया गया 40 ml, 4 ml, 0.4 ml और 400 ml। ठीक है, तो देखिए 400 ml तो यहाँ पर होगा नहीं, और 40 ml भी जो है वो यहाँ पर होगा नहीं, क्योंकि इतना जो डोज है वो किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाता है। हमारे पास ऑप्शन बच रहा है ऑप्शन नंबर बी और सी। ठीक है, अब इसमें से जो है वो हम यहाँ पे कैसे इसका सही आंसर निकालेंगे। चलिए तो सबसे पहले जो है वो हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो भी हमारे पास यहाँ पर मात्रा होती है उसको व्यक्त करने के लिए जो है वो हम यहाँ पर कुछ मात्रक का उपयोग करते हैं, जैसे कि आपका किलोग्राम हो गया, ठीक है, आपका लीटर हो गया, मिलीलीटर हो गया। ठीक है,
तो जो हमारे यहाँ पर इंसुलिन होता है इसकी स्ट्रेंथ को जो है वो यहाँ पर व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो हम यहाँ पर यू का इस्तेमाल करते हैं। यू का मतलब होता है यूनिट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल यहाँ पे फार्मूला है, बस आपको ये चीज जो है वो आपको यहाँ पर याद रखने की 100 यूनिट्स इंसुलिन बराबर क्या होता है, 100 यूनिट्स इंसुलिन बराबर होता है 1 ml इंसुलिन, ठीक है। 100 ml इंसुलिन बराबर कितना होता है, 1 ml इंसुलिन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 यूनिट्स बराबर कितना हो जाएगा, 1 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर 10 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 0.1 ml हो जाएगा, ठीक है। तो 40, ठीक है। तो यहाँ पर 14 यू बराबर कितना हो जाएगा, 0.4 ml हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ गया, इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर आ गया 0.4 ml, ठीक है। तो हमें पता है कि 100 यूनिट्स इंसुलिन बराबर होता है 1 ml। तो 40, तो यहाँ पर 40 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 40 यूनिट इंसुलिन बराबर हो जाएगा 0.4 ml हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि इसका 30 यूनिट प्राप्त करने के लिए कितना होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाता 0.3 ml आ जाता, ठीक है। तो इस तरह जो है वो हमने इस क्वेश्चन को भी जो है वो हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पर सही है, ठीक है। तो इंसुलिन जो है वो आपका बीटा सेल से निकलता है। इसके अंदर टोटल 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। 51 अमाइनो एसिड इंसुलिन में पाए जाते हैं, 51 अमाइनो एसिड। और क्वेश्चन पूछा गया था एम्स रायपुर में 2023 में। तो इसके अंदर 2 चेन जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, चेन ए चेन बी। चेन ए जो है वो आपका यहाँ पर 21 अमाइनो एसिड का बना होता है, चेन बी जो है वो आपका 30 अमाइनो एसिड का मिलके बना होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एम्स रायपुर फार्मासिस्ट एग्जाम में जो है वहाँ पर पूछा गया था। और जो आपके यहाँ पर चेन है ये जो है वहाँ पर डाई सल्फाइड ब्रिज के माध्यम से, ठीक है, डाई सल्फाइड ब्रिज के माध्यम से जो है ये दोनों चेन आपस में जोड़ी होती हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया, ठीक है। चलिए तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कॉफी के बीज में कैफीन जो है वो यहाँ पर किस रूप में जो है वो यहाँ पर, ठीक है, मौजूद होता है, ठीक है। इन कॉफी सीड कैफीन इज प्रेजेंट एज ए सॉल्ट ऑफ, ठीक है। तो ऑप्शन दिया गया क्लोरोजेनिक, लाइसर्जिक, माइकोनिक और यूरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसर्जिक एसिड होगा नहीं क्योंकि ये आपका LSD में पाया जाता है जो कि आपका एक हेलुसिनोजन एजेंट्स होता है। माइकोनिक एसिड आपका माइकोबैक्टीरियम में पाया जाता है। माइकोबैक्टीरियम में जो है वो आपका माइकोनिक एसिड पाया जाता है। और यूरिक एसिड हमारे बॉडी के अंदर बनता है, हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट मटेरियल के रूप में जो है वो यूरिक एसिड पाया जाता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है, कौन सा ऑप्शन है, क्लोरोजेनिक एसिड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका यहाँ पर ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसके पीछे का जो है वो हम यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। कॉफी हमें किससे मिलता है, सीड से मिलता है। यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है ठीक है। इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका बॉटनिकल नेम है कॉफिया अरेबिका। फैमिली क्या है, फैमिली इसकी रूबिएसी है, ठीक है। लिखा गया कि इन द सीड्स कैफीन इज प्रेजेंट एज ए सॉल्ट ऑफ क्लोरोजेनिक एसिड के रूप में जो है वो यहाँ पर कैफीन इसके अंदर प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। इसके अंदर कौन कौन से केमिकल्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, कैफीन हो गया, टाइनिन हो गया, फिक्स आयल हो गया, प्रोटीन हो गया। और इसके यूजेस की बात करें तो फ्लेवरिंग एजेंट, स्टिमुलेंट, नर्वाइन, डायूरेटिक जो है वो हमारा कैफीन होता है, ठीक है। और क्या दिया गया है, LSD का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइलएमाइड होता है जो कि आपका हेलोसिनोजन एजेंट्स होता है, ठीक है। माइकोलिक एसिड हमें माइकोबैक्टीरियम के सेल इन्वेलप में देखने को मिलता है जो कि यहाँ पर बैक्टीरिया के सर्वाइवल के लिए बिल्कुल एसेंशियल होता है। यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी का नॉर्मल वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये कब बनता है, जब हमारे शरीर के अंदर प्यूरिन्स जो है वो यहाँ पर टूटते हैं, उनका ब्रेकडाउन होता है। और यूरिक एसिड उस कंडीशन में भी बनता है जब हमारे शरीर के अंदर DNA जो है वो टूटता है, ठीक है। तो हमने किस तरह हमने यहाँ पर आंसर को फिल करके हमने यहाँ पर सही आंसर का पता हमने लगा लिया है, ठीक है। चलिए तो जिसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको हम देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो देखिए हमारे प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन गुआनिन यानी कि AG, ठीक है। AG इधर आइए, AG उधर जाइए, ठीक है। तो AG जो है वो हमारे प्यूरिन्स होते हैं। और पैरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन, ठीक है। CTU आपको याद रख लेना है, CTU, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन जो है ये हमारे पायरिमिडिन्स होते हैं। तो ये जो है वो हमारा क्वेश्चन बायोकेमिस्ट्री से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है RNA यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड और DNA यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ पे जो है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जो आपके यहाँ पर राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसके अंदर क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। और DNA में जो है वो आपको यहाँ पर यूरेसिल देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे आपको थाइमिन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी जो है वो हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया।
चलिए इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि वर्ण चिकित्सा में प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग का कारण बनते हैं, यानी कि प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग इन अल्सर थेरेपी कॉज। ठीक है, तो अगर यहाँ पे अल्सर के ट्रीटमेंट में अगर हम प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग जो है ये एक ऐसी क्लास की यहाँ पर ड्रग्स होती हैं जो कि यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर से जाके जो है वो यहाँ पर बाइंड करती हैं। कौन कौन से ड्रग हैं? बीमाट्रोपोस्ट हो गया, गैमीप्रोस्ट हो गया और कार्बोप्रोस्ट हो गया। ठीक है, और इनका जो इस्तेमाल है वो यहाँ पर किया जाता है इंट्राओकुलर प्रेशर को कम करने के लिए, जो कि आपके यहाँ पर बढ़ जाता है ग्लूकोमा के केस में। ठीक है, तो ग्लूकोमा में क्या होता है, जो हमारी आंखें होती हैं उनके अंदर जो यहाँ पर प्रेशर है वो यहाँ पर बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग सच एज मिसप्रोस्टोल आर यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ डिओडिनल एंड गैस्ट्रिक अल्सर। तो जो हमारे यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है इनका जो इस्तेमाल है वो डिओडिनल या फिर गैस्ट्रिक अल्सर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। और इनके साइड इफेक्ट की बात करें तो डायरिया हो गया, एब्डोमिनल क्रेम्स यानी कि पेट में हो गया, मरोड़ हो गया, एंड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। इनको प्रेगनेंसी में जो है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि उपर्युक्त सभी, यानी कि डायरिया, एबॉर्शन इससे हो सकता है और इससे यूट्राइन ब्लीडिंग हो सकती है। ठीक है, तो इन कंडीशन में जो है ये जो है वो आपको यहाँ पर साइड इफेक्ट दिया गया है प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स का। ठीक है, जो कि अल्सर थेरेपी में इनका यूज किया जाता है, उस समय साइड इफेक्ट क्या क्या होते हैं। चलिए तो इसके बाद जो अगला क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि मौखिक हाइपोग्लाइसेमिक कारक जो कि थियोजोलिडायोन व्युत्पन्न है, यानी कि डेरिवेटिव। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से। ठीक है, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट विच इज थाइजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? चलिए हम इसका यहाँ पर नाम को जो है उसको हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। DION दिया गया। ठीक है, DION दिया गया है, ON दिया गया है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो ऑप्शन दिया गया रेपाग्लाइनाइड, ग्लिपिजाइड, पायोग्लिटाजोन और ग्लिम्पिराइड। ठीक है, तो ONE जो है वो हमें सिर्फ यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ONE। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा पियोग्लाइटाजोन, यानी कि पायोग्लिटाजोन जो है वो हमारा थाइजोलिडिन डायोन डेरिवेटिव होता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, और ये क्लासिफिकेशन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और साथ में आपका फार्माकोलॉजी में भी जो है वो यहाँ पर काम आने वाला है। ठीक है, तो सल्फोनिल यूरिएज जो होते हैं इनका क्लासिफिकेशन किया गया है फर्स्ट जनरेशन में और सेकेंड जनरेशन में। ठीक है, फर्स्ट की बात करें तो इसमें आपका हो गया एसिटोहेक्सामाइड हो गया, क्लोरप्रोपामाइड। ठीक है, इसमें सभी क्या आ जा रहे हैं, माइड वाले आ जा रहे हैं, माइड। ठीक है, माइड, और यहाँ पे दिया गया माइड दिया गया है। ठीक है, तो MIDE जिसके भी नेम के एंड में है वो सभी यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन की सल्फोनिल यूरिएज हैं। सेकंड की बात करें तो इसमें आपका ग्लिब्यूराइड। ठीक है, तो इसके अंदर जो यहाँ पर नाम है वो सबका जो है वो यहाँ पर G से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ग्लिपिजाइड हो गया, ग्लिम्पिराइड हो गया, तो ये सभी हमारे सेकेंड जनरेशन के सल्फोनिल यूरिएज है। ठीक है, उसके बाद दिया गया मैलिग्टिनाइड दिया गया, तो इसमें आपका NID आ रहा है, NIDE जो है सभी के नेम के एंड में आ रहा है। उसके बाद दिया गया बाइगुआनाइड का एग्जांपल होता है, मेटफॉर्मिन हो गया, फेनफॉर्मिन हो गया, और अंत में दिया गया है थायोजोलिडिन डायोन। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं पायोग्लिटाजोन, इनके नेम के एंड में क्या आ रहा है, ONE आ रहा है। ठीक है, उसके बाद दिया गया रोजीग्लिटाजोन दिया गया है, ZONE आ रहा है। ठीक है, तो इनके नेम के एंड में क्या आता है, ZONE आता है। तो बस आपको यहाँ पर सफिक्स को याद कर लेना है। अगर आप सफिक्स को याद कर लेंगे तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप उनको कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो हमारा यहाँ पर सॉल्व हो गया है कि पायोग्लिटाजोन जो है वो हमारा थाइजोलिडिन डायोन जो है वो डेरिवेटिव है। ये क्वेश्चन आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए उसके बाद हम चलते हैं अगले पेज पे। तो देखिए फार्मेसी पॉइंट ऐप पे बहुत जल्द आपको ई बुक के रूप में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का कंप्लीट क्लासिफिकेशन और फार्माकोलॉजी का भी आपको कंप्लीट क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आप कम समय में जो है अपना क्विक रिवीजन कर सकेंगे। ठीक है, चलिए तो जो अगला क्वेश्चन इसको देख लेते हैं कि BCG वैक्सीन क्या है। ठीक है, तो पतला किया गया सक्रिय विषाणु वैक्सीन, हम यहाँ पर इसको इंग्लिश में देख लेते हैं, लाइव एटीन्यूटेड वायरल वैक्सीन, लाइव एटीन्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन, या फिर इनएक्टिवेटेड वायरल वैक्सीन। ठीक है, तो देखिए BCG जो है ये आपका मिलता है, ये आपका बैक्टीरिया से मिलता है। तो जो आपका यहाँ पर वायरल वाला है इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर फेल कर देते हैं। ठीक है, ये हमें वायरस से मिलता ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर A फेल हो गया। ऑप्शन नंबर D भी जो है वो हमारा फेल हो गया। हमारे पास ऑप्शन बच रहा है 2, और जो आपका ये क्वेश्चन है
ये आपका पूछा गया है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी यानी कि HCP से, और इसकी कंप्लीट क्लासेज जो है वो फार्मेसी पॉइंट ऐप पे चल चुकी हैं, कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी को जो है वो हमने यहाँ पर फेल कर दिया है। चलिए इसके पीछे का थोड़ा सा जो है वो हम यहाँ पर इसके पीछे का हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो देखिए BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलमेटी गुएरिन, और आपका ये लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लाइव का मतलब क्या होता है, लाइव का मतलब होता है जीवित। ठीक है, लाइव का मतलब होता है जीवित, और एटीन्यूटेड का मतलब क्या होता है, कमजोर कर देना, कमजोर कर देना। तो देखिए जो भी हमारी वैक्सीन्स होती हैं उसके अंदर जो है, उसके अंदर भी आपको बैक्टीरिया देखने को मिल जाएंगे, जर्म्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बीमारियों को पैदा करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि इनको यहाँ पर स्टरलाइजेशन के माध्यम से या फिर किसी दूसरी टेक्निक के माध्यम से जो है इनको बिल्कुल एटीन्यूट कर दिया जाता है, इनको बिल्कुल कमजोर कर दिया जाता है, और ये बीमारी हमारे शरीर में पैदा नहीं करते हैं, बल्कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारी एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं, हमारे शरीर को जो है वो यहाँ पर स्टिमुलेट करते हैं कि आप मेरे खिलाफ एंटीबॉडी को बनाइए और आप मुझे नष्ट करिए, और आप मुझे पहचान लीजिए कि अगर ये बैक्टीरिया फिर से हमारे शरीर में आता है तो इसको आपको क्या करना है, किल कर देना है, आपको इसको मार देना है। ठीक है, तो जब आपके यहाँ पर बैसिलस कैलमेटी गुएरिन होता है, आपका लाइव एटीन्यूटेड, ठीक है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है जो कि आपको माइकोबैक्टीरियम बोविस जो है वो आपको मिलता है, और ये जो है वो ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है इसके यहाँ पर। और इसके टेम्परेचर की बात करें, इसके स्टोरेज टेम्परेचर की बात करें, वो आपका 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है वो होता है। ठीक है, तो वैक्सीन के बारे में कंप्लीट जो क्लास है वो आपकी HCP में जो है वो यहाँ पर चली है, जहाँ पे कि हमने टाइप्स ऑफ वैक्सीन के बारे में हमने डिस्कस किया, हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के बारे में भी जो है वो हमने डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप डिटेल में क्लास देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट का जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लेना है, और जो एम्स गवर्नमेंट फार्मासिस्ट का बैच चल रहा है उसमें आपको एनरोल कर लेना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर क्या निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, लाइव एटीन्यूटेड बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए तो इसके बाद हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरह जो है वो आपको टोटल 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा गया है कि इसके पीछे का थोड़ा सा और जो है वो हम यहाँ पे इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन भी होती हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन यूज किल्ड वर्जन ऑफ जर्म दैट कॉज डिजीज, और इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कौन कौन सी, हेपेटाइटिस ए का हो गया, फ्लू का वैक्सीन हो गया, पोलियो का वैक्सीन हो गया, और रेबीज का वैक्सीन हो गया। ठीक है, पोलियो का जो है वो आपके यहाँ पर 2 तरह का वैक्सीन मिलता है, एक आपके यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से लगाया जाता है और एक आपका ओरल रूट से होता है। तो जो आपके यहाँ पर इंजेक्शन के माध्यम से जो है वो यहाँ पर लगता है वो आपका इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, वो आपका लाइव वैक्सीन नहीं होता। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से डिजीज है जिनका कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन अवेलेबल है, उसमें आपका है मीजल्स, मम्स और रूबेला, इसका फुल फॉर्म होता है MMR का जो है ये शॉर्ट फॉर्म है। रोटा वायरस हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया और येलो फीवर हो गया, इन सभी के जो है वो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें हमारे HCP में दी गई हैं, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी में जो है वो दी गई हैं। एक और हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया। टॉपिक का नाम है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड यानी कि DTAB। ठीक है, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है, लखनऊ में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ पे सही है। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हम समझ लेते हैं। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कहाँ पे है, ठीक है, कलकत्ता शहर में, कलकत्ता में है। सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो आपका कसौली में है। ठीक है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, इज्जत नगर में है। ठीक है, इज्जत नगर हो गया। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, लखनऊ में है। DTAB का फुल फॉर्म क्या होता है, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड होता है। और यहाँ पर DTAB के चेयरमैन कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि एक्स ऑफिसियो होते हैं, वो होते हैं। ठीक है, और DTAB में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 18 मेंबर होते हैं। इसके अंदर एक्स ऑफिसियो कितने मेंबर होते हैं, 8 मेंबर होते हैं। ठीक है, नॉमिनेटेड कितने होते हैं, 5 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है वो यहाँ पर एम्स रायपुर में क्वेश्चन पूछा गया 2023 में। ठीक है, और इसके अंदर इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, 5 होते हैं। और नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर जो हैं वो यहाँ पर 3 साल के लिए जो है
वो ऑफिस को यहाँ पर होल्ड करते हैं, यानी कि जो इनका यहाँ पर कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस से। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को आप लाइक जरूर से कर दें। और अगर आप इसी तरह डिटेल में सॉल्यूशन चाहते हैं तो इसके लिए आपको फार्मेसी पॉइंट ऐप को डाउनलोड कर लेना है, और जो एम्स का बैच चल रहा है एम्स फार्मासिस्ट एग्जाम का, उसमें आपको एनरोल कर लेना है 1 अक्टूबर 2023 से पहले। तो बहुत ही कम प्राइस में आपको 1 साल के लिए ये पूरा कोर्स आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, फार्मेसी पॉइंट ऐप को आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, और साथ में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी इस वीडियो को आप जरूर से शेयर कर दें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।